Hello everyone, welcome to the Chadakya batch for skill development and vocational training. Myself GK चौधरी. अब तक हम टोटल 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 6 और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम एजुकेशन की बात चल रही थी और मॉडर्न एजुकेशन की बात चल रही थी अब तक. तो मॉडर्न एजुकेशन में हमने क्या देखा कि जो मॉडर्न एजुकेशन का हमने इवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि मॉडर्न एजुकेशन में हमने देखा प्री इंडिपेंडेंस की बात की हमने और अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस की जब हम बात करेंगे तो ब्रीफ में वो कमीशंस वो नेशनल जो पॉलिसीज़ आई एजुकेशन पे उनके बारे में हम जानेंगे और उससे रिलेटेड जब जब वोकेशनल की बात हुई वो भी हम थोड़ा इंक्लूड करेंगे. इवन दो कि वोकेशनल को हम काफ़ी डिटेल में और ब्रीफली इसको हम थोड़ा ब्रीफली जाते हुए वोकेशनल एजुकेशन को थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न एजुकेशन का जो एवोल्यूशन हुआ है उसको हम देखेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रली एडवाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन. एक्चुअली ये जो बोर्ड है इसका जो फॉर्मेशन था वो प्री इंडिपेंडेंस ही है बट इसका रोल मेजर रोल आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस में आता है क्योंकि ये ईयरली ये इसकी कमेटी होती है. ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवाइस करती है डिफरेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के लिए और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड पैटर्न सेट करने के लिए. ये ईयरली ये कमेटी बनती है. तो इसमें हम प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे और प्री इंडिपेंडेंस में ये कैसे बनी है उसमें बात करेंगे. फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसका क्या रोल रहा है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे 1948-49 में एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनती है जिसको राधा कृष्णन कमीशन बोलते हैं. उसको भी हम देखेंगे. 1952-53 में इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदलियार कमीशन जिसे हम बोलते हैं इनका क्या रोल रहा है सेकेंडरी एजुकेशन में वो सब हम देखेंगे. देन कोठारी कमीशन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमीशन है. इसमें भी काफ़ी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है एजुकेशन सिस्टम को हमारे. देन फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा मॉडर्न इंडिपेंडेंस पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस मॉडर्न एजुकेशन का. सेकेंड इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आई है. देन प्रोफेसर राम मूर्ति कमेटी रिव्यू कमेटी होती है. उसके बाद फिर जनार्दन रेड्डी कमेटी आती है. प्रोग्राम ऑफ एक्शन मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रिसेंटली आई हुई है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हम डिटेल में देखेंगे कि कब कब ये आए, इनका क्या रोल है और इसको कौन देखता है. वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न एजुकेशन की. इसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो ये अगर हम बात करें सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कब होता है और कौन रिकमेंड करता है तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग फॉर्मेशन है इस्टेब्लिश्ड इन 1920 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको सैडलर कमीशन भी बोलते हैं जो 1970 में फॉर्म हुई. इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक ऐसी बॉडी ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो सेंट्रली एडवाइजरी मीन्स जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग हो, जो हर साल उसकी बैठक हो और वो फिर रिकमेंड करे प्रॉपर कि आगे क्या होना चाहिए एजुकेशन में, क्या कैसे इम्प्रूव. मीन्स इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1917 में जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर कमीशन हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं. ये सैडलर कमीशन आया था जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया था. बाद में उसने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज बताया एजुकेशन में. नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी कवर किया उसने, पूरा स्कूल सिस्टम से प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक उसने रिकमेंडेशंस दिए क्योंकि उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको स्कूलिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा.
तो उन्होंने इसी के साथ साथ ये भी बोला कि एक सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, जो हमारा ईयरली उसका मीटिंग्स होंगी और वो रिकमेंड करेगा कि आगे फर्दर क्या होना चाहिए। तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसका 1920 में होता है आफ्टर रिकमेंडेशन बाय द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1970। फिर फर्दर इसका आगे हम बात करें तो 1923 में ये डिजॉल्व हो जाता है फिर से, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे कोई रोल होता नहीं है, तो इसको डिजॉल्व कर देती है और फिर रिकमीशनड होता है ये इन 1935। अब ये कब, क्या, किसकी रिकमेंडेशन? आफ्टर दी हर्तोग कमेटी। हर्तोग कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट आई थी 1928 में। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्योंकि ये कमेटी सब कमीशन की, जो साइमन कमीशन आया था उसकी सब कमेटी थी, एजुकेशन कमेटी थी, तो वो रिकमेंड करती है कि जो सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ था उसको रिस्टेब्लिश करिए। तो ये रिस्टेब्लिश हो जाता है, पहले 1923 से 35 तक डिजॉल्व रहता है, फिर रिस्टेब्लिश हो जाता है ये 1935 में आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द हर्तोग कमेटी। फिर आगे हम इसकी हम बात करें तो इसका काम क्या है। तो इसका जो मेन रोल है या एम है, ये एडवाइस करती है, एडवाइस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल पॉलिसीज। इसका रोल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये एजुकेशन या एजुकेशनल पॉलिसीज रिलेटेड रिकमेंडेशंस या एडवाइस भेजती है कि ऐसे ऐसे आगे फॉर्मेट होना चाहिए एजुकेशन का। फर्दर अगर इसमें देखें कि इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका एक चेयरमैन होता है, वो होता है आपका एजुकेशन मिनिस्टर। दूसरा इसका वाइस चेयरमैन होता है, वो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और 12 nominated members by president from the field of education, directors of AICTE, UGC and NCERT एटसेट्रा। तो ये कंपोजिशन होता है मेनली के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का चेयरमैन कौन होता है? इट इज एन एजुकेशन मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन इतना जनरली क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसका चेयरमैन पूछा जाएगा तो आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है इसका चेयरमैन होता है। ये ईयरली ये बोर्ड मीटिंग रखता है, उस मीटिंग्स में वो प्रॉपरली जो ओल्ड जो पॉलिसीज है उसको रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट जो फर्दर जो चेंजेस आ सकते हैं उसके लिए रिकमेंडेशंस देते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हो सकती है, क्योंकि इसका चेयरमैन एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर इज द टॉप पॉलिटिशियन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसके रिकमेंडेशंस मैटर करते रहेंगे। आगे बात करते हैं आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो आगे का रोड मैप बने, आगे एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या हो, इसमें बात होने लगती है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कमीशन जो बनता है दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इन 1948 में ये फॉर्म होता है, इसकी रिपोर्ट 1949 में आती है। तो क्या क्या है इसमें, क्या पर्पज होता है, ये सब देखते हैं इसमें। सबसे पहले ये होता है हमारा फर्स्ट
एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आगे अगर हम बात करें तो इसका चेयरमैन कौन था? चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन वाज श्री राधा कृष्ण एस राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, जो हमारे क्या बने? सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका इनॉग्रेशन अगर हम बात करें, इनॉग्रेटेड, दिस कमीशन इज इनॉग्रेटेड बाय आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। कौन थे? फ्री इंडिया, दैट इज अब्दुल कलाम आजाद। टोटल अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें 10 मेंबर्स थे एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। और इसके अगर एम की हम बात करें या पर्पज की बात करें, किस लिए हुआ, क्या करना चाहते थे? इज टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ, किसकी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट improvements for the development of university education। means प्रॉब्लम क्या है? एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, कंटेम्प्रेरी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन चल रही थी उसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या सजेशन करना है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस। ये दो बातों के लिए इसका कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो जब इन्होंने इसकी थोड़ा स्टडी की, पुरानी पॉलिसीज़ की, पुराने सिस्टम की, तो उसमें कुछ कुछ इनको डिफेक्ट्स पाए। सब कुछ को रिमूव करने के लिए उन्होंने फिर रिकमेंडेशंस दी। तो वो रिकमेंडेशंस क्या क्या रहीं उन्हें हमें नोट करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एम क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, क्या जनरेट करे वो? उन्होंने बोला ये लीडर जनरेट करे, मींस एजुकेशन फॉर लीडरशिप। एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो लीडर जनरेट करे। और कैसी होनी चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, सो दैट ऐसी एजुकेशन हो चाहिए जिससे डेवलपमेंट हो नॉलेज का और विजडम का। अगली अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो हमने बोला टीचिंग स्टाफ क्वालिटी शुड बी इंप्रूव। टीचर्स क्वालिटी की बात की इन्होंने, वो इंप्रूव होनी चाहिए टीचर्स की जो क्वालिटी। फर्दर अगर हम बात करें ये हमारा सेकंड रिकमेंडेशन, अनदर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस वाज एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज शुड बी आफ्टर 12th ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो पहले बीच बीच में चीज़ें चेंज होती रही, कभी 10th के बाद, कभी 12th के बाद, कभी अबॉलिश हो गया 10th 11th 12th, कभी 10th आ गया। तो इन्होंने स्ट्रिक्ट बोला कि एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज, एडमिशन टू यूनिवर्सिटी आफ्टर 12th। और इन्होंने एक चीज बोली कि प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की इन्होंने, इंक्लूड प्रोफेशनल एजुकेशन
अब प्रोफेशनल एजुकेशन को इन्होंने किस किस फील्ड में बोला कि फर्दर फील्ड डिफाइन होने चाहिए उसके, लाइक प्रोफेशनल बात करें तो इन्होंने इंजीनियरिंग की बात की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, स्कूल्स की बात की, इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर कॉलेजेस की बात की, इन्होंने बिजनेस स्कूल्स की बात की, बिजनेस रिलेटेड कॉलेजेस की बात की। तो ये सब ओपन होंगे तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन का इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो सबसे पहले किसी अगर कमीशन ने बात की प्रोफेशनल एजुकेशन के डेवलपमेंट की तो वो थी आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन जो 1948 में एस्टेब्लिश हुई। फिर आगे इन्होंने बोला कि यूजीसी, इन्होंने बोला एक यूजीसी स्टेब्लिश होनी चाहिए। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी established. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी established और इसका काम क्या होना चाहिए? जो प्रॉपर फंडिंग है आपका, सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया। व्हाट इज शुड बी द फंक्शन ऑफ दिस? टू सुपरवाइज एंड एलोकेट funds for universities all over the India। यूजीसी के एस्टेब्लिशमेंट, यूजीसी का फंक्शन क्या होना चाहिए? सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया। जितनी भी यूनिवर्सिटीज उनके लिए फंड का एलोकेशन यूजीसी करता है। पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी को दे देती है, यूजीसी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स लेती है, उसके अकॉर्डिंग उसको बजट का एलोकेशन करती है। तो जब ये इन्होंने ये बोला तो 1956 में यूजीसी एक्ट आया गवर्नमेंट का, उसके थ्रू यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ। यूजीसी एक देखा जाए तो स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1956 आफ्टर द यूजीसी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी जो स्टैब्लिश होता है, यूजीसी कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज इन स्टैच्यूटरी बॉडी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये स्टैच्यूटरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, पॉलिटी का पार्ट है, ज़्यादातर लोग गो थ्रू होंगे इसके। अगला इनका रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन था मीडियम को लेके। इन्होंने बोला मीडियम क्या होना चाहिए? तो मीडियम इन्होंने बोला कि आपका मदर टंग में होना चाहिए टिल स्कूलिंग, आपकी मदर टंग की बात की इन्होंने। मदर टंग आपकी हिंदी भी हो सकती है, कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। और इन्होंने बोला कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन आपकी इंग्लिश में रिकमेंड की। अगला इंपॉर्टेंट और मेजर रिकमेंडेशन इनका था कि रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन भी पढ़ाई जानी चाहिए। रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन शुड बी टॉट इन यूनिवर्सिटीज। उससे क्या होगा? उससे जो आपका जो वायलेंस फ्री इन्वायरमेंट होगा, वायलेंस फ्री इन्वायरमेंट। one of the major also recommendation was that emphasis should be the vocational education। इन्हें बोला कि emphasis should be on vocational education। तो वोकेशनल एजुकेशन की आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी ने बात की तो इन्होंने भी बात की, ये राधाकृष्णन कमीशन ने। वोकेशनल एजुकेशन पे एम्फेसिस होना चाहिए सो दैट द नीड ऑफ द इट कैन बी फुलफिल द नीड ऑफ द यंगर पॉपुलेशन। और अनदर रिकमेंडेशन वाज कि यूनिवर्सिटी जो है आपकी रूरल एरियाज में ओपन होनी चाहिए, रूरल एरियाज, जिससे प्रॉपर रूरल सोशल डेवलपमेंट हो सके, पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके। तो मेजर रिकमेंडेशंस हमने अभी देखी राधाकृष्णन कमीशन की।
और राधा कृष्णन कमीशन आपका 1948-49 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या राधा कृष्णन कमीशन आया, और उसमें हमने इसका क्या क्या है इसका हमने देखा। हम अब ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं, लास्ट में इसको एक बार रिवाइज करेंगे। अगले कमीशन की तरफ चलते हैं जो 1952-53 में आता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि कब आती है ये, क्यों आता है ये एडवाइस की जाती है, एडवाइज बाय कैप, जो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहला टॉपिक, सेंट्रली एडवाइजरी सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो एडवाइस करता है 1951 में एक कमेटी में, कमेटी ये मीटिंग करते हैं और इसमें एडवाइज करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हमने बात कर ली सबसे 1948 में, फिर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करनी है, तो ये रिकमेंड करते हैं कि कमीशन बननी चाहिए, उसमें से वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर को रीड करेगी और फिर कुछ रिकमेंड करेगी। तो ये 1952-53 में आती है। 52 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और 53 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसके चेयरमैन जो होते हैं, इनके चेयरमैन होते हैं आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, इसीलिए इनको मुदलियार कमीशन भी बोला जाता है। ये आपके चेयरमैन होंगे, एडवाइज बाय कैप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, स्टडी द कंडीशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सेकेंड एजुकेशन एंड सजेस्ट मेजर। जैसे वहाँ पे था कि वो प्रॉब्लम्स और एजुकेशन को स्टडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, तो ये क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम कब पता लगेगी, जब इसकी स्टडी की जाएगी, प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट। अब इनकी जो रिकमेंडेशंस आती हैं, सबसे पहले बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये बोलते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन को आप दो पार्ट में ब्रेक करो, एक को जूनियर बोलो, जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और एक को बोलो आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इसको रखो आप 3 साल का और इसको रखो आप 4 साल का। फिर आगे इंटरमीडिएट को एबॉलिश कर दो। इसमें पहला रिकमेंडेशन ये था। दूसरा रिकमेंडेशन इसमें आता है कि जो 12th है उसको एबॉलिश कर दो। स्कूलिंग सिर्फ आपकी 11th तक होगी, 12th को आप डिग्री में मिला दो और 11th तक सेकेंडरी तक रखो। थर्ड पॉइंट इनका होता है कि मल्टीपर्पज स्कूल्स ओपन करो। मल्टीपर्पज स्कूल्स का मतलब एक स्कूल सिर्फ एकेडमिक की बात ना करे, वोकेशनल कोर्सेज की भी बात करे, स्पोर्ट्स की भी बात करे। मीन्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक उसमें वोकेशनल कोर्सेज हो, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, उसमें कल्चरल एक्टिविटी हो, इस तरह की बात की गई। आगे इन्होंने दूसरा मेजर जो रिकमेंडेशन इनका था, इन्होंने बोला कि एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की। इन्होंने बोला कि एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बेटर कैरियर है, कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की इन्होंने बात की। तो इसमें क्या होगा कि हर स्कूल और कॉलेज में वोकेशनल इसके लिए ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो कैरियर काउंसलर की तरह काम करें और गाइडेंस ऑफिसर की तरह काम करें। और जो वोकेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो हो।
वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो ओपन करने की बात की गई और गाइडेंस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की बात की गई। तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थे, आज के टाइम पे भी नहीं है चीज़ें। सपोज 90 आज से कितने साल पहले जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था, तो पॉलिसी और द रिकमेंडेशन वाज टू फॉरवर्ड एट द टाइम। बट अगर प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट हों तो डेफिनेटली ग्राउंड पे अगर ये दिखें तो बहुत अच्छी रही। बट वो अलग बात है कि इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अगला मेजर रिकमेंडेशंस इनका था करिकुलम के लेके, करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो जब करिकुलम की बात होती है तो उन्होंने बोला कि जो हमने स्ट्रक्चर बोला कि एक जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात की और एक हायर सेकेंडरी की बात की। तो जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन में करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो मीडियम है आपका, उन्होंने सबसे पहले मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम बोला उन्होंने कि मदर टंग में बात होनी चाहिए, मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए। और उन्होंने क्या बोला कि और सारे सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे हमने पढ़े होंगे, हिंदी, इंग्लिश, एसएससी, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन में होनी चाहिए। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सेम बोला कि मदर टंग में ही होना चाहिए। हायर आपका वो मीडियम मदर टंग में ही चीज़ें होनी चाहिए। और जो अगर हम इन्हें करिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट बोला गया क्योंकि इसमें उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज को भी ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि पहले 2 साल, जैसे 4 साल का है तो पहले 2 इयर्स जनरल होंगे, सबके लिए जनरल, इसमें सब चीज़ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट 2 इयर्स में आपको ऑप्शनल चीज़ें होंगी, ऑप्शनल चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। जिस तरह से आज होता है, जैसे कोई मैथ्स ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई बायो ले रहा है, इस तरह की चीज़ें जो पीसीएम, ये तो इस तरह के ऑप्शनल कोर्सेज होंगे जिसमें आप मैथ्स, बायो और ये सारे आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब लेंगे। इसके साथ साथ एक इसेंशियल चीज़ें होंगी वोकेशनल, जो इसेंशियल होगा, एक कोर्स आपका वोकेशनल लेना, ये ऑप्शनल नहीं होगा, ये एसेंशियल होगा। तो उस टाइम पे भी वोकेशनल कोर्सेज का ये एजुकेशन स्कूल के साथ ऐड करने की बात हो रही थी कि स्कूल में ही आपके पास वोकेशनल कोर्सेज होंगे। लाइक उस टाइम पे अगर लड़कियों की एजुकेशन, तो उस टाइम पे ड्रेस मेकिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया लड़कों के लिए, अगर हम बात करें फिटर, और ये सारी चीज़ें जो आज कोर्स है तो उसको इंक्लूड कर रहे थे उसके साथ ही। करिकुलम उस तरह का डिजाइन करने की बात की गई थी जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में करिकुलम उस टाइम के हिसाब से बहुत फॉरवर्ड था। आगे ये करिकुलम की बात हुई। फिर आगे हम अगला जो इम्पोर्टेंट कमीशन है उसकी बात करेंगे, जो कि है कोठारी कमीशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वोकेशनल के साथ साथ एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेप्स और रिकमेंडेशंस दी गई। इसके बेसिस पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया फर्स्ट टाइम। तो क्या क्या इसमें मेजरली हुआ वो हम देखेंगे। 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1966 में, कोठारी कमीशन। अब ये इसका पर्पज क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द comprehensively deal with education sector, ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर है उसको डील करेगा, तो डील किया इसने, इसके लिए इसका गठन हुआ कि ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म की बात की गई। इसमें टोटल 19 वर्किंग ग्रुप और टास्क फोर्सेस इंक्लूड हुए। डिफरेंट डोमेन्स से ग्रुप्स बनाए गए, टास्क फोर्सेस बनाए गए। टोटल जो 20 मेंबर्स का ये टोटल कमीशन था, जिसमें इंडियंस भी थे और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स और प्रोफेसर्स भी थे। ऑब्जेक्टिव अगर हम इस कमीशन की बात करें कि किस लिए इसका गठन किया गया,
सबसे पहला अगर इसका बात करें तो ये टू एग्जामिन every aspect to examine every aspect of Indian education sector एक्सेप्ट इसमें बस दो चीज नहीं इंक्लूड करी गई, एक आपका लीगल एजुकेशन लॉ की जो बात होती है एंड मेडिकल एजुकेशन जो एमबीबीएस वगैरह जो होता है, इन दो एजुकेशन को छोड़ के सारे एजुकेशन सेक्टर को इन्होंने डिटेल में स्टडी किया और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझा और आगे रिकमेंडेशंस थी। तो इसकी रिकमेंडेशंस आज तक भी चल रही है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है ट्रांसफॉर्मेशन में एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो रिकमेंडेशंस की अगर पहली रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने बोला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। अब आपने आर्टिकल 45 हमने पढ़ा था पॉलिटी में, उसमें यही बात की गई थी कि स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी प्रोवाइड करे। तो ये इसी कमीशन के बाद ही तो आया कि अगर ये कमीशन इसने पहले रिकमेंड किया, फिर ये जब रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास पहुंची तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें पढ़ी और उसमें से जो जो चीज़ें अब उसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट तक करना पड़ा जिससे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। इससे पहले जो एजुकेशन भी था, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट था तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए ये सारी रिकमेंडेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाए। तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा लाया गया कि जिससे हमारी जो एजुकेशन थी जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट की थी उसको कंकरेंट में लाया गया, जिससे कि वो सेंटर हमारा उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। तो बहुत ज़्यादा अगर हम कोठारी कमीशन की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, टोटल एजुकेशन का सिस्टम इसका बेस इसी पे डिपेंडेंट। इसकी रिकमेंडेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रही जो आज तक चलती रही है। सेकेंड मेजर रिकमेंडेशन जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसके ऊपर बहुत बहस हुई, बहुत बवाल हुआ साउथ इंडिया में, वो इन्होंने रिकमेंड किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? इन्होंने बोला कि जो हिंदी बेल्ट है, तो हिंदी बेल्ट की बात करें जो नॉर्थ इंडिया जैसे, उसमें भी 3 एजुकेशन पढ़ाई जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो हिंदी होगी, एक इंग्लिश होगी और एक कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज, एनी साउथ इंडियन। इसमें और जो नॉन हिंदी बेल्ट है, नॉन हिंदी स्पीकर्स, उनको भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, उनको इंग्लिश तो पढ़नी है ही, और अपनी साउथ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज। ये रिकमेंडेशंस इन्होंने भेजी। अब साउथ वाले हिंदी पढ़ने के लिए रेडी नहीं, इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ और आज तक भी चीज़ें, जब भी कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करती रही है, तो सबसे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला जो जिसकी बात हुई कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, तो वो थी कोठारी कमीशन। देखिए ये पहला कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कही उसने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक हो गया। 3 लैंग्वेज फार्मूला ये चर्चा का, डिबेट का विषय रहा। गवर्नमेंट चाहती थी कि यूनिफॉर्मिटी लानी है, तो हिंदी तो सबको आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर आजकल ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे कंट्रीज में आना जाना और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और सारा कुछ चल रहा है, तो इंग्लिश भी आना चाहिए और अपनी रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जैसे एक नेशनलिज्म की भावना कब होगी? साउथ इंडियन कोई हमारा नॉर्थ इंडिया में आता है तो हम उसको ऐसे देखते पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती अगर वो प्रॉपर अपना तमिल या कन्नड़ कुछ बोलता है। सिमिलरली जब हमारे यहाँ के लोग अगर साउथ में जा रहे हैं तो वो हिंदी, यहाँ के लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है और एक दूसरे को ऐसे वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग और यूनिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो बेटर होगा कि वो यहाँ भी आए तो हिंदी बोल रहे हैं और हम वहाँ जाएं तो हम उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिससे हमारा जो एक यूनिटी वाली बात आएगी। पर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। साउथ इंडिया को इस हिंदी से अभी भी प्रॉब्लम है, तब भी प्रॉब्लम थी। मैं ये नहीं कहना चाहता क्यों प्रॉब्लम है, क्या है, वो अपना उनका पर्सनल वो है, वो नहीं चाहते। इट्स देयर ओन फ्रीडम ऑफ रीड और राइट। छोड़िए उस बात को, वो इतना लंबा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं मेजर रिकमेंडेशंस की। उन्होंने बोला कि
प्रमोट करना चाहिए, क्या प्रमोट करना चाहिए? प्रमोट सोशल एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तो हमारा टीपीएसपी ही कहता है कि हमारा सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या कही गई इन्होंने कि इक्वलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का। जैसे गर्ल्स की भी बात करनी चाहिए, ये नहीं कि गर्ल्स को पढ़ाए ना, गर्ल्स एजुकेशन की भी बात हो, ट्राइबल एजुकेशन की बात हो कि ट्राइबल्स का जो ऑलरेडी पुराना सिस्टम चला है उनको जब तक एजुकेशन नहीं दिया, जब तक वो नए सिस्टम में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली हैंडीकैप्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका भी फिजिकली हैंडीकैप्ड्स एंड मेंटली हैंडीकैप्ड्स, इनको भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करिए so that they can earn after livelihood or the some place, the respective place in the society. And backward classes जो होंगी आपकी SC/STs, OBCs तो जब तक नहीं थी, बैकवर्ड कास्ट का भी एजुकेशन का ध्यान देना चाहिए। मीन्स सोशल जस्टिस, इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड होगी तभी उनका प्रॉपर सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। ये 3 अभी तक मेजर रिकमेंडेशंस हमने देखी। फर्दर हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने आगे क्या रिकमेंडेशंस भेजी। रिकमेंडेशंस तो इनकी बहुत, हर कमीशन की मैं इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ला रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं, जो आपके इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसी क्या है, क्योंकि इंटरलिंकिंग है। हम डायरेक्ट वोकेशन की तरफ भी नहीं जा सकते, हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो वो इंटरलिंकिंग चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और हमें एक जनरल, हम इस एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो इंपॉर्टेंट। ऐसे तो रिकमेंडेशंस उनकी 50-50 रिकमेंडेशंस हैं हर कमेटी की, हम कमीशन की। इतना डिटेल में जाने का हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा और एक ये बोरिंग सिस्टम बन जाएगा, हमारा जो मेन पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन, अगर इसकी बात करें, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की बात करें, तो उन्होंने बोला कि मैथ एंड साइंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ ऑफ नेशन की अगर पूरी बात करें तो वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। सो उन्होंने बोला कि मैथ्स एंड साइंसेस मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसी से हमारा ग्रोथ ऑफ द नेशन पॉसिबल है। क्योंकि इनोवेशन आएगा जब मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग पावर आपकी डेवलप होगी। साइंस पढ़ेंगे तो नए नए थॉट्स आपके क्रिएट होंगे। साइंस पढ़ रहे थे आपके न्यूटन, उसे पढ़ने के बाद ही तो उनके अंदर क्रिएटिविटी ऐसी जगी थी कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तो आगे मतलब साइंटिस्ट वाला अगर प्रोसेस समझना है तो उसके लिए आप साइंस पढ़नी ही पड़ेंगी। तो मैथ्स एंड साइंसेस इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ द नेशन मींस आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वही आज का टाइम के, उस टाइम पे भी उनको पता था कि जो टेक्नोलॉजी का जमाना आने वाला है, जितना ज़्यादा साइंसेस और मैथ्स में आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना प्रमोट करेंगे, उतना ही नेशन आपका डेवलप होने के चांसेस होंगे। तो मैथ्स, और तभी उन्होंने कंपलसरी किया 10th तक। आज भी हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स एंड साइंसेस पढ़ते चले आ रहे हैं सभी लोग। ये तभी की रिकमेंडेशन है, देखिए आज भी चल रही है। 5वां मेजर रिकमेंडेशन इनका था वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो मींस वो कह रहे थे कि भैया 10th हो गई आपकी, 11th 12th आप वोकेशनल स्टडीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ एकेडमिक के साथ साथ, सिर्फ एकेडमिक नहीं, वोकेशनल कोर्सेज भी करिए, जिससे कि स्किल्ड एजुकेशन डेवलप हो पाए, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैनफोर्स डेवलप हो पाए। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे की बात कर रहे हैं, हम ग्रोथ ऑफ द नेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएगी? तभी आएगी जब आप प्रॉपर वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक फॉर्मेट और एक स्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। तो ये मेजर 5 रिकमेंडेशंस थी और इसी का रिजल्ट था। इन्होंने अगर हम इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें, इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या एक्सेप्ट कर ली गई, इनका ये भी था 10+2+3 सिस्टम जो आज तक चल रहा है। मींस पहले 10th करिए, ये आपकी यहाँ तक जनरल स्कूलिंग हो गई, +2
ये आपकी इंटरमीडिएट हो गई, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन यू वांट टू गो थ्रू, यू सेलेक्ट इन द 11th और 12th कि आपको भैया पीसीएम चाहिए या आपको पीसीबी चाहिए या फिर आपको कॉमर्स आर्ट, ये सब जो चाहिए ये इसी के बेसिस पे आपको इधर एंट्री मिलेगी जो 3 साल का प्रोग्राम है। तो ये जो फॉर्मेट था, ये जो पैटर्न था, अगर कोई पूछ ले 10+2+3 सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, फर्स्टली वेरी फर्स्ट टाइम recommended by or Indian government adopted this system on the recommendation of which committee or which commission, that is कोठारी कमीशन। तो आज तक चल रहा है। इसी के बेसिस पे सबसे पहली कमीशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आई। फिर इसकी भी रिव्यू हुआ, आगे फर्दर रिव्यू हुआ, उसको रिव्यू करने के बाद जो कुछ चेंज है, क्योंकि आप जान सकते हैं जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में आया, तब तक जो सब्जेक्ट था एजुकेशन का वो स्टेट के अंडर में था, बट 1976 में ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। तो पावर ऑफ सेंटर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड द स्टैंडर्ड्स एंड पैटर्न्स एंड करिकुलम इज इंक्रीजेस आफ्टर 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उसके बाद रिव्यू किया जाता है कैब के द्वारा और वो फर्दर रिकमेंड कर दिया अनदर पॉलिसी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट वाज 1986। तो फर्स्ट अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करें तो वो 1968 में आती है। वो किसकी रिकमेंडेशंस पे आती है? कोठारी कमीशन की, वेरी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन द एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आती है कोठारी कमीशन। फिर उसका रिव्यू होता है और 1986 में दूसरी आपकी नेशनल पॉलिसी आ जाती है। इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है आफ्टर सम रिव्यू बाय 2 फर्दर कमेटीज। इसको 1992 में मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को मॉडिफाई कर दिया जाता है 1992 में। और अभी आपने चौथी या तीसरी ही मेजर, इसको तीसरा मानेंगे तो मॉडिफाइड है। एंड थर्ड एंड वेरी रिसेंट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो भी 2020 में आई है, उसको भी हम फर्दर ढंग से स्टडी करेंगे। देखिए आगे इनमें ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आई, इनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, इसको किस कमेटी ने रिव्यू किया। The question can be asked from anywhere, and you should also, if this is not the about the question asked, question may be asked or not, but the thing is that you should remember this, you should understand this, because you are going to the part of the education system after getting this job. And if you don't know the proper evolution of the education in India, how you will proceed the further, because why we study our history, we study our history so that whatever the problems have been or whatever the things have been in the history that cannot be repeated in the future, so that we can learn the things that cannot be create a problem in future. तो हमें वो एजुकेशन का पैटर्न की कैसे कैसे क्या क्या उसमें पास में था और वो आगे क्या क्या हमें उसमें चेंजेस करने पड़े, वो चीज़ हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा और ये देख लें कि एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे का जो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स रिवाइज इट। सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमने बताया, ये आपकी मेजर आपको रिकमेंडेड बॉडी और हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ पहले प्री इंडिपेंडेंसी हो गया था 90 में, मेजर इसका रिकमेंडेशन और रोल इसका आफ्टर इंडिपेंडेंसी है, इसलिए हम इसको अब पढ़ रहे हैं। बट इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट when the centrally advisory board of education established, it is established first in 1920 after the recommendations of the Calcutta University Commission or Sadler Commission which was established in 1970. तो 1923 में ये डिजॉल्व हो जाती है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती, डिजॉल्व कर देती है, एजुकेशन का गिराने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता ही है कि नेशनलिज्म का जो वेव थी, सेकेंड वेव आ गई थी पिक्चर में। एंड again re-established in 1935 after the Hartog Committee recommendation of 1928, जो कि एक सब पार्ट था साइमन कमीशन का। इसका रोल क्या होता है? एडवाइस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द मैटर्स ऑफ द एजुकेशन एजुकेशनल पॉलिसी। और कंपोजिशन की बात करें, चेयरमैन एजुकेशन मिनिस्टर, और सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका चेयरमैन पूछा जाता है कौन होता है? एजुकेशन मिनिस्टर होता है।
1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में जो प्रॉब्लम उस टाइम पे एग्जिस्टिंग चल रही थी उसको स्टडी किया जाए और उसमें नई रिकमेंडेशंस दी जाए अकॉर्डिंग टू जो डिमांड है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन फ्री मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसमें 10 मेंबर थे और इनका जो इनॉग्रेशन था वो जो अब्दुल कलाम आज़ाद जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया है उनके थे। एम क्या था, वही प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंप्रूवमेंट को सजेशन करने के लिए बात हुई। रिकमेंडेशंस आई इनकी, ये थोड़ा देख लीजिएगा कि रिकमेंडेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन सबसे पहले इन्होंने बात की, यूजीसी का रिकमेंडेशंस इन्हीं के बेसिस पे हुआ। मीडियम की मदर टंग की बात की उन्होंने, ये भी सबसे पहले इन्फेसिस अगर फ्री इंडिपेंडेंट वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने ही कही। वोकेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी रूरल एरियाज में ओपन होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बोला। आगे हम बात करें 1952-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करने के किसने एडवाइज किया? कैबिनेट 1951 में मीटिंग में किसने एडवाइज किया? उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदलियार। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इन जो कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन है, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव इट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन्होंने बोला कि जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहिए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहिए। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन इनके साथ ही चल रही थी, अलग से नहीं चल रही थी, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन 4 ईयर का बताया इन्होंने, 3 ईयर का जूनियर ये बताया। 12th को एबॉलिश करने की बात की, स्कूलिंग 12th तक ही होनी चाहिए, और मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात की इन्होंने। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की कि वहाँ पे स्कूल्स में वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो होनी चाहिए, वो देखनी चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस हो रही है, कैरियर काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इन्होंने रिकमेंड की। आगे भी बहुत सारी इनकी नेक्स्ट आगे इनकी रिकमेंडेशंस, इन्होंने करिकुलम की बात की, कैसे कैसे आपका करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कोठारी कमीशन 1960-66 में आया, उसमें इसने जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था पहला वाला, दूसरा था आपका सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा था। तो इसमें कंप्रीहेंसिव डील विद एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, 19 वर्किंग ग्रुप, 20 मेंबर्स इंडियन, ये फॉरेन मेंबर्स, एग्जामिन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ सारी। तो कौन से कवर नहीं किया था, बस लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन शो सारा कवर कर लिया था। तो इनकी जो रिकमेंडेशंस थी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी और आज भी चल रही हैं। या मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी रिकमेंडेशंस यहाँ पे नहीं है। आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो आई होप यू गॉट टिल नाउ। आगे हम जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन है इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।